प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज जो शीर्षक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो रघुवीर सहाय की एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रतिष्ठित कविता है जिसका नाम है अधिनायक। और जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं की परीक्षा काफ़ी निकट है, तो ये आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक हो सकता है। जैसा हम लोग हमेशा करते हैं कि किसी भी कविता को पढ़ने से पहले, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसके लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उससे आ जाते हैं। तो देखिए, लेखक का जन्म यानी रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था और उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। अगर जन्म स्थान की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश उनका जन्म स्थान है। उनके पिता का नाम हरदेव सहाय जो एक शिक्षक थे। अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो रघुवीर सहाय की शिक्षा MA अंग्रेजी जो लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ से हुई थी। इनकी विशेष अभिरुचि की बात अगर की जाए तो संगीत सुनना और फिल्में देखना इनको पसंद था, यानी संगीत और फिल्मों में इनकी रुचि थी। गतिविधि की बात करी जाए तो अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन, यानी अपनी कविताओं का वाचन तो ये करते ही थे, लेकिन समकालीन उनके समय की जो दूसरे कवियों की कविता होती थी उसका भी वाचन यानी वाचन कला में ये निपुण थे। अगर सम्मान की बात करें तो लोग भूल गए हैं शीर्षक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोग भूल गए हैं नामक शीर्षक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर इनकी वृत्ति की बात की जाए, इन्होंने क्या क्या काम किए, तो पत्रकारिता में इन्होंने हाथ आजमाए। नवजीवन लखनऊ से आरंभ किया, नवजीवन नामक पत्रिका। फिर समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में इन्होंने काम किया। सन 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्रिका थी जो नई दिल्ली के प्रधान संपादक भी ये रहे। और अगर बात की जाए इनकी कृतियों की तो कविता दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल, और उसके बाद सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध कहानियाँ, निबंध सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे, और जो मारे जाएंगे यथार्थ यथास्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अगर इसके अलावा बात की जाए तो अनुवादक का कार्य भी इन्होंने किया। संपूर्ण रचनावली जो कि 6 खंडों में प्रकाशित है, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। अब अगर इनके बारे में और देखा जाए तो कहते हैं स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलीय संसदीय राजनीति तथा एक पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचना कर्म और पत्रकारिता अपना रूपाकार ग्रहण करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऐसा कवि और पत्रकार जिसकी रचनात्मकता जो थी, वो प्रतिभा जो थी उनके अंदर सृजन करने की, एवं पत्रकारिता का जो उनका प्रभाव था वो आने वाली पीढ़ी पर काफ़ी गहरा पड़ा। वे कहानीकार भी थे और इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारतीय राजनीति बिखर गई थी, एक प्रकार से समाज का ढांचा टूटने लगा था, जो नैतिक मूल्य टूट रहे थे, उस समय यथार्थ को यानी जो वास्तविकता थी उसको सामने ला कर के रखने का काम इन्होंने किया, और जिसका प्रभाव ये पड़ा कि इनको काफ़ी हद तक लोगों ने स्वीकार किया और एक समाज को नई दिशा देने वाले व्यक्ति के रूप में इनको जान पाया। बच्चों, जैसा कि हमारे पास इतना समय नहीं होता और वीडियो में ये मैं आपको और ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, जितना संभव होता है मैं बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा कि जो आप में कविता से पहले आपकी पुस्तक में दिया गया है कवि के बारे में, उस पर जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे तो उतना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हम लोग अब कविता की तरफ आते हैं, जो शीर्षक है जन जन का चेहरा एक, माफ़ कीजिएगा, शीर्षक है अधिनायक, और ये काफ़ी छोटी सी कविता है। उससे पहले हम देखते हैं रघुवीर सहाय अपनी तस्वीर में क्या लिखते हैं। समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग कह उठे वह देखो कभी आया, और बात इस तरह से नहीं करता कि लोग परे हटकर अदब से बैठे,
पर बात इस तरह ज़रूर करता हूँ कि सिर्फ वे ही लोग दोबारा मिलना चाहें जो निर्भय हैं और बिना अकारण आदर दिखाए या अकारण आदर मांगे दोबारा मिल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात एक कवि के लिए, कहते हैं कि मैं ऐसा स्वरूप नहीं बनाता कि लोग देखते ही कह दे कि वह कवि है, यानी कि मैं ना ही दाढ़ी बढ़ाता हूँ और ना ही कुर्ता पैजामा टिका करके उस प्रकार से बंडी लगा करके घूमता हूँ। देखिए अधिनायक क्या है और क्या लिखते हैं कवि, बहुत ही खूबसूरत कविता ये है, छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूत ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चबर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। एक बहुत ही व्यंग्यात्मक कविता है, इसको जितना ध्यान से हम सुने। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूत ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। भारत उस भाग्य विधाता का परिचय पूछ रहा है कि वह कौन है जिसका गुणगान हरचरना कर रहा है। जो एक गरीब विद्यार्थी, हरचरना में उन्होंने एक ऐसे पात्र को लिया है जो ऐसा गरीब विद्यार्थी है जो सुथना पहने हुए है, यानी अपनी लाचारी उसके कपड़ों पर दिखाई दे रही है। अब कवि का जो ये व्यंग है बहुत ही तगड़ा व्यंग है। उन लाखों हजारों बच्चों की ओर से, लाखों हजारों विद्यार्थियों की ओर से जिनके बदन पर तो बदन ढकने के लिए कपड़े पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक दिन वह पंक्ति में खड़े होकर गाते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वो कौन है भारत का भाग्य विधाता जिसने ऐसा भाग्य लिख डाला कि आज लाखों लाख बदन जो है वो निर्वस्त्र है। तो ये उसका व्यंग है। कहते हैं मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चबर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कभी पूछता है कि जो मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छतरी एवं चवर लगाकर तोप के गोले दागकर ढोल नगारा बजाकर जय जयकार करवाता है, इसका आशय है, इसका अर्थ है कि सभी जनप्रतिनिधि अधिनायकवादी की भूमिका निभा रहे हैं। वे जनता के सेवक नहीं हैं, वरन वे राजसी ठाट बाट में लिप्त तानाशाह है जो आज़ाद देश के लिए चिंता का विषय है। ये सीधा सीधा जो है, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो अपने सत्ता के ताकत के बल पर ढोल बजा करके नगाड़े बजवा करके तोप की सलामी से और ये जय जय घोष जो करवा रहे हैं, ये कौन लोग हैं। ये सत्ताधारी जो लोग हैं, जो हम समझते हैं कि वो जनप्रतिनिधि है, नहीं, वे जनप्रतिनिधि नहीं है, वो अधिनायकवादी हैं, वो शासक हैं, वो तानाशाह है जो अपने राजसी ठाठ बाट में लिपटे हुए हैं। और ये कवि की दृष्टि में चिंता का विषय है एक आज़ाद देश के लिए। और देखिए फिर क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है। यह प्रश्न कवि फिर से करता है। कहते हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार जब हम लोग मनाते हैं तो उसको देखने के लिए जब झंडोत्तोलन होता है लाल किला से, तो सभी राज्य, देश के अलग अलग राज्यों से जो जनता आती है वह नंगे पांव होती है। वह इतनी गरीब है कि केवल नरकंकाल का रूप नजर आता है, यानी उसको देखने से ही लगता है कि कुपोषण का शिकार है। और उसकी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है, उसका बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि हड़प लेता है, जो नेता है वो हड़प लेता है। गरीब जनता के पैसे से वह मेडल पहनता है, मंच पर फूलों की माला पहनता है, वह राज और सत्ता का भोग करता है और शेष जनता गरीबी की मार से परेशान है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कहते हैं कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। बड़े बेमन से डर करके घबरा करके जिसका बाजा बजाता है एक व्यक्ति, एक
मतलब नागरिक राष्ट्र का, एक गरीब, एक मजबूर, एक लाचार जिसका बाजा बजाता है, वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। अब उन सभी लोगों के लिए कौन कौन शब्द का मतलब हो गया कि उन सभी का, कि जो जन गण मन अधिनायक, एक नहीं मतलब बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई मंत्री जी हैं, कोई मंत्री जी के साले हैं, लेकिन है वो भी वीवीआईपी। तो दोनों पे व्यंग इनका जो है बड़ा तगड़ा व्यंग है। ये व्यंग उच्च स्तरीय व्यंग आप इसको कह सकते हैं। और ये कब लिखी गई इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज के दिन में भी ये बिल्कुल यथार्थवादी प्रतीत होती है और आज भी उतनी ही ये प्रमाणिक है, आज भी उतना ही विश्वास इस पर है। तो सभी की बात वो कर रहे हैं कि जनगण मन अधिनायक एक नहीं अनेक है। आज देश में तानाशाहों की संख्या बढ़ गई है, उनके महाबली का रूप धारण कर लिया है। देश की संपूर्ण शक्ति इन कुछ गिने चुने अधिनायकों के हाथों में सीमित हो गई है। बाकी जनता इससे त्रस्त है, डरी हुई और बिना इच्छा के राष्ट्रीय गान रूपी बाजा बजाती रहती है। तो कवि का कहना है कि राष्ट्रीय गान में आम आदमी की कोई रुचि नहीं रह गई है। राष्ट्रीय त्यौहार पर वो केवल औपचारिकता भर निभाते हैं, वे बिना मन से राष्ट्रीय गान बजाते हैं। उन्हें वास्तविक आज़ादी का सुख नहीं मिला। यह सुख मुट्ठी भर लोगों में सिमट कर रह गया, जो हमारे देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। तो कुल मिलाकर के कवि उन लोगों को अपने टारगेट में ले रहा है, अपने आलोचना में ले रहा है, जो सत्ता पाने के बाद, आज़ादी के बाद जब सत्ता उनके हाथों में आई, तो सत्ता पाने के बाद जब वो लोग आम आदमी के संघर्ष को भूल गए, आम आदमी को वो सारे के सारे फल जिसमें हर आम आदमी लगा हुआ था, वो सारे के सारे फल जब टूटे 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद कुछ लोगों ने आपस में बांटकर चूस लिए और बाकी जो जनता थी वो देखती रह गई। तो उसी जनता की तरफ से अब चूंकि उसको फल मिला नहीं, तो वो पेड़ में पौधा देने के लिए इच्छुक तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था है उसकी, तो वो क्या करता है, पौधे में पानी डालने का काम कर रहा है। बिना मन से राष्ट्रीय गान गा रहा है, बिना इच्छा के सिर्फ औपचारिकता के लिए राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। और इसके पीछे जो है कारण है वो सबसे बड़ा है कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों का शोषण या कुछ लोगों का प्रभाव। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है, लेकिन बहुत ही प्रामाणिक कविता है। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।